अस्सलाम, दिस इज़ मोइन हियर। ये हमारा सेशन नंबर 6 है एडीएस डिस्पैच जर्नी 2.0 का, जिसके अंदर हम इंटरमीडिएट डिस्पैच लेवल को स्टडी कर रहे हैं और समझ रहे हैं और सीख रहे हैं किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। और ये उसका पार्ट 3 है, तो सॉरी पार्ट 4। तो सबसे पहले हमारी लास्ट हेडिंग बची है मार्केट को किस तरीके से स्टडी करना और सारी चीज़ों को किस तरीके से देखना कि आप एज ए इंटरमीडिएट डिस्पैच लेवल के ऊपर अपनी ग्रिप हासिल कर सको और उस तरीके को अपने मेथड के अंदर यूटिलाइज़ करके उससे फ़ायदा उठा सको। तो स्टार्ट करते हैं सिंपली। हमारा सेक्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 46 जो कि था हमारे पीडीएफ के अंदर। वाई डू फ्रेट रेट टाइपिकली ड्रॉप इन क्वेश्चन 1, सॉरी, Jan to March. Okay, it's a question based. So why do freight rate typically drop in Jan to March? जनवरी से लेके मार्च तक फ्रेट्स के रेट्स कम क्यों नज़र आते हैं? एज अ ड्राइवर, एज अ डिस्पैचर परस्पेक्टिव इसके ऊपर क्या होना चाहिए? एनीबडी नो कि क्या सिनेरियो होता है इस टाइम पे? नहीं मोहन भाई, एग्जैक्ट तो नहीं पता है। शायद ये वजह हो सकती है कि सारे ड्राइवर्स वापस एक्टिव होते हैं तो कैरियर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ट्रक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो है फ्रेट ब्रोकर जो है कम दे रहा होता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत होती हैं। बिल्कुल। इसका मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने जनवरी से लेकर मार्च तक का जो टाइम होता है इस मार्केट का, लॉजिस्टिक्स का, इसके अंदर आपको रेट क्यों देखने को मिलते हैं कम? इसका असल जवाब ये होता है कि पोस्ट हॉलीडेज़ की वजह से, कि लाइक हॉलीडेज़ अभी एंड हुई हैं, उसकी वजह से वापसी रिएक्टिव होने में टाइम लगता है। इसके अलावा आपने सही जवाब दिया था कि कैरियर्स मार्केट के अंदर इन हो जाते हैं और मार्केट में सप्लाई जो होती है लोड्स की, अकॉर्डिंग टू कैरियर्स जितने ट्रक्स उतनी सप्लाई, तो फिर वो रेट की वजह से आउट ऑफ हैंड्स हो जाती है सारी सिचुएशन। तो रिटेल डिमांड क्रैशेस आफ्टर क्रिसमस और लीडिंग टू फ्यूअर लोड्स ऑप्शन एंड अ लोअर रेट्स। तो लोड ऑप्शन कम होते हैं, ट्रक ज़्यादा होता है, तो तब अगर ट्रक ज़्यादा होता है मार्केट में तो फिर रेट कम मिलता है। तो ये इसका असल सारा सीन है जो कि राइट नाउ वी आर फेसिंग। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मार्केट में रेट्स वगैरह काफ़ी कम है। ये मार्च तक तो खैर कहानी नहीं जाएगी, उससे पहले इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़ फ्लोरिडा गुड डेस्टिनेशन इन जुलाई? जुलाई में हम लोगों को फ्लोरिडा की साइड जाना चाहिए? ये हमने कल कवर किया था, उसी का ट्विस्टेड क्वेश्चन है। किसी को पता है इसके बारे में? जी जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है ना मार्केट की फ्लोरिडा की, वो यही है कि वहाँ पे जो वो आता है ना, क्या कहते हैं, लोड, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वहाँ से जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये लोग प्रेफर नहीं करते वहाँ से अपना लोड लेके जाना, लोड लेके आना फ्लोरिडा में। गुड, गुड, अच्छा जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया। इसको मैं आपको सही वर्डिंग्स के अंदर बताता हूँ कि ये होता किस वजह से और क्या इसके पीछे सारी स्टोरी होती है। क्योंकि देखो जुलाई के टाइम में आपके पास वहाँ पे सबसे पहले देखो फ्लोरिडा के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का लोड हमारे पास आता है? सबसे ज़्यादा फ्लोरिडा के अंदर आपका जो होती है अल्लाह भला करे प्रोड्यूस, जिसको हम बोलते हैं सीजनल प्रोड्यूसिंग, जिसको हम बोलते हैं कि अगर स्प्रिंग में फ्लोरिडा से लोड ज़्यादा निकलता है, तो वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि फ्लोरिडा में सबसे ज़्यादा उसकी हार्वेस्टिंग और ये सारी चीज़ें हो रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग, इसके साथ साथ सारे प्रोड्यूस हो रही होती है, मार्केट कमोडिटीज़ बनती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जुलाई में ऐसा होता है कि वहाँ पे ऐसी प्रोड्यूस सीज़न ओवर हुआ हुआ होता है, वहाँ से हमें बैक हॉल का लोड नहीं मिलता। बेसिकली वो हमारे लिए एक डेड एंड बन जाता है कि हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। और अगर किसी को इस चीज़ के बारे में कोई था कॉन्सेप्शन माइंड में, तो वो भी क्लियर कर ले, क्योंकि नेक्स्ट अभी हम Q&A के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं। दूसरा ये, वाई डू FEMA और डिज़ास्टर रिलीफ लोड पे डबल और ट्रिपल? वाई डू FEMA और डिज़ास्टर रिलीफ लोड्स पे डबल और ट्रिपल? ये सवाल के अंदर ही जवाब है। अगर कोई है, इतना किसी ने स्टडी की है इसके ऊपर, तो वो इसका जवाब आसानी से दे सकता है। इज़ देयर एनीवन? मेरे ख्याल में भाई जब अचानक से ट्रक्स की जरूरत होती है किसी भी डिजास्टर में, तो फौरी तौर पे ऊपर जो है ना वो रिलीफ भेजनी होती है, तो इस वजह से फिर वो मुंह मांगे कीमत जो है ना वो मिलती है। Exactly, this is the right answer. They were in urgent, government backed and involved high risk delays the premium pay components for the chaos. तो इसका जवाब बिल्कुल ठीक दिया आपने कि अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे ट्रक्स की नीड होती है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट खुद उतर के वहाँ पे
उन सब चीज़ों को बैक कर रही होती है, तो उस टाइम पे आपके मुंह मांगे रेट्स होता है। आपका जवाब बिल्कुल ठीक था, एंड इट सीम्स रियली गुड टू मी कि आपने इसके ऊपर रिसर्च की और ये सारी चीज़ आपको पता है। दूसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ब्रोकर आस्क फॉर NOA बट योर कैरियर इज़ नॉन फैक्टरेबल। इसका मतलब क्या होगा? किस तरीके से हम इस सिचुएशन को डील करेंगे, या फिर हम इस तरीके को किस उस तरीके से हैंडल आउट करेंगे कि हमारा लोड भी हो जाए और कोई इशू ना हो? ब्रोकर आस्क फॉर NOA बट योर कैरियर इज़ नॉन फैक्टरेबल। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे? एनीवन? कि ब्रोकर आपसे नोटिस ऑफ असाइनमेंट मांग रहा है फैक्टरिंग की, लेकिन आपके कैरियर के पास फैक्टरिंग अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में आप क्या करोगे? मोइन भाई हम ब्रोकर को कह सकते हैं क्विक पे कर दे हमें, क्विक पे कर देगा तो इसमें जाहिर सी बात है फिर आपका फीस रिस्क आ कटेगी। जाएगा, रिस्क आ जाएगा उसके अंदर कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो इस केस में क्या करोगे, सारी चीज़ें। तो बिल्कुल ऐसा ही है। फैक्टरिंग कंपनी का देखो मेन मकसद क्या होता है, वो आपसे डील करती है कि वी विल हैंडल दिस इनवॉइस, कि ब्रोकर कितने दिन में पे करेगा वो हम देखेंगे, आपको इतने परसेंट हम काट के पेमेंट राइट नाउ दे देता हैं, ठीक है। तब आपके पास अगर ब्रोकर नोटिस ऑफ असाइनमेंट मांग रहा है, आपके पास फैक्टरिंग नहीं है, तो इस केस में होता ही है कि जाहिर सी बात है फिर आप खुद ही वो केस लड़ रहे होते हो। अगर ब्रोकर का क्रेडिट स्कोर लो हुआ या फिर वो स्लो पे करता है, वॉट एवर 90 डेज बाद पे कर रहा है, अगर उसकी क्विक पे के अंदर या फिर उसकी पेमेंट टर्म्स के अंदर ये सारी चीज़ें, तो उस केस के अंदर फिर आप क्या करोगे? बुक करोगे या नहीं करोगे? मोइन भाई एक केस तो मेरे ख्याल ये से तो होता है कि नहीं, एक केस ये होता है कि उससे नेगोशिएट करें 50-50% पे, 50% कर दे जब हम पिक करें लोड, और उसके बाद 50% वो जो उनकी टर्म्स है उस पे कर दे। अगर उस पे भी नहीं आता तो फिर बिल्कुल एग्जैक्टली हमें एक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये कि एक फाइनल डील करनी होती है। आपने या तो रिस्क को एक्सेप्ट करना है या तो नहीं करना, या तो आप लोड को पास कर दोगे, या तो अगर आपने लोड करना ही है तो फिर आप रिस्क को एक्सेप्ट करोगे कि लाइक कि फिर क्या पोजीशन बनती है, यू गोना पे अस 50% अपफ्रंट और 50% आफ्टर द लोड अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी पड़ती हैं एज अ क्यों डिस्पैचर। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इफ़ योर क्यों कैरियर इज़ नॉट फैक्टेबल बट ब्रोकर इज आस्किंग फॉर NOA, सो यू हैव टू डू, इट्स योर ड्यूटी कि आपने अपने कैरियर से कंफर्म करना है यू डोंट हैव फैक्टरिंग एंड ही इज़ लुकिंग फॉर NOA एंड हिज पेमेंट टर्म सेज दिस थिंग कि वो इतने दिन में पे करेगा। और आप मुझे बताओ नेक्स्ट क्या करना है। इफ़ यू आर एग्री ऑन द पेमेंट टर्म कि वो आपको इतने दिन बाद पेमेंट करेगा, आप उसको इन्वाइस करोगे, देन वी आर गुड। इफ़ नॉट, अगर आपको पेमेंट फ़ौरन ही चाहिए क्विक पे के थ्रू विद इन अ वीक और मे बी 10 to 12 days, तो उस केस के अंदर फिर आप वो सारी चीज़ें कैरियर से डिस्कस करते हो। इट्स योर ड्यूटी एज अ डिस्पैचर कि आपने ये चीज़ परफॉर्म करनी है। क्योंकि जो कैरियर भाई इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर तो ब्रोकर को नीड है तो तब तो वो हमारे साथ इस तरह से कर लेगा 50-50% पे, बिल्कुल वरना अदरवाइज तो वो नहीं करेगा कभी भी ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही है, वो ऐसा नहीं करता, लेकिन ये है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और ये आपकी ड्यूटी होती है कि आपने कैरियर को किस तरीके से मेंटेन लेके चलना है, और ये सारी चीज़ों को जी किस तरीके से इन सिचुएशन से निकलना है। तो बेसिकली ये एज अ कैरियर और डिस्पैचर प्रोस्पेक्टिव की तरफ से है। तो अगर ऐसा लोड है कि आप पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो उनकी टर्म्स के हिसाब से, तो आप रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हो, और दूसरा ये कि फिर आप उसकी टर्म को भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि यू गोना पे आफ्टर दिस थिंग। तो जाहिर सी बात है तब कैरियर को मिलेंगे तो वो तब आपको ही पे करेगा, और फिर ये सारी चीज़ें चलती हैं, फिर वो इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना पहले ज़रूरी होती हैं एज अ डिस्पैचर। क्योंकि मन भी जो कैरियर फैक्टरिंग के बगैर चल रहा है उसे इन सारे रिस्क का पता होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ही नो इट्स। तो तो ये आपको एज अ डिस्पैचर आपको भी पता होनी चाहिए कि टिप आप लोड क्लियर हो जाता है, इनवॉइस आ जाती है, उसके बाद डिस्पैचर को उसकी पे मिलती है फॉर दैट स्पेसिफिक लोड। इफ़ यू कैन वेट फॉर लाइक 90 days फॉर योर लोड यू हैव डन, तो आप फिर वो कर सकते हो। नहीं तो फिर आप मशवरा ये दोगे अपने कैरियर को, गो एंड लाइक टेक योर NOA फ्रॉम एनी वन फैक्टरिंग हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस, या फिर आप खुद उसको पिच कर सकते हो कि यू कैन ट्राई दिस फैक्टरिंग, इट्स गुड, और ये सारी चीज़ें उसको एडवांटेजेस उसको बता के सारी चीज़ें कर सकते हो। गॉट इट? जी गुड। तो जी भाई। ये हमारे इंटरमीडिएट डिस्पैच का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इसके बाद इंशाल्लाह हम Q&A करेंगे। और द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द बिगेस्ट हर्डल फॉर अ न्यू MC अथॉरिटी अंडर 90 days? अगर कोई MC नहीं है और उसको 90 days अभी हुए हुए भी नहीं है, लाइक 90 days के पीरियड के अंदर है, तो उस केस के अंदर सबसे ज़्यादा मसले क्या देखने को मिलता है? जहाँ मोइन भाई तक मोस्ट जी 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 आप बोलें बोलें प्लीज।
अरे ये तो थैंक बहुत आसान है, सबको ही पता होगा, कोई भी बोल दे, कोई इशू नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है उसका यही होता है कि जो न्यू एमसी होती है उस पे ब्रोकर ट्रस्ट कम करता है। हम्म। उनके जो इंश्योरेंस वगैरह का जो भी होता है, आई थिंक 1 मिलियन का इंश्योरेंस होना चाहिए या 100,000। जी 100,000 का इंश्योरेंस, उसके भी कुछ इश्यूज हुए हुए होते हैं। इस वजह से जो न्यू एमसी वाले होते हैं उनको वो प्रेफर नहीं करते। वो ज्यादा प्रेफर करते हैं 1 साल 2 साल या उससे जो जितनी पुरानी हो वो उतनी अच्छी। बिल्कुल ऐसा ही है। न्यू एमसी वालों का इशू ये होता है कि उनको ब्रोकर लोड नहीं देते ड्यू टू देयर इनसिक्योरिटी। और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली डिपेंड करती हैं, और आप लोगों ने फील भी करी होंगी और फेस भी की होंगी। तो और इसके मेरे ख्याल अंदर में फैक्टरिंग कंपनी भी उनको फैक्टरिंग में नहीं प्रोवाइड करती। फैक्टरिंग कंपनी का भाई ऐसा इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि जब जाहिर सी बात है तब लोड नहीं होगा। एक तो वैसे ही कम लोड पे रेट मिलते हैं, अगर अगर कम रेट पे लोड करोगे और उसके बाद फिर फैक्टरिंग भी पे करोगे तो फिर कुछ बचता नहीं है। तो फिर समझो फ्री फ्री गेम है, और वो फिर कैरियर भी चला जाता है, और दूसरा ये है कि वो काम भी नहीं करता। तो इस केस में मैं तभी आप लोगों को बोलता हूँ कि पुरानी एम पे वर्क करो, जिसके अंदर मुश्किल नहीं हो आप लोगों के लिए, जितना आसान हो सके उस चीज़ को लेके चलो। अब देखो एक चीज़ है, हम लोग कैरियर ऑनबोर्डिंग बहुत ईजिली कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। दूसरा ये कि अब ऐसी चीज़ को करो, ज़ाहिर सी बात है क्वालिटी को देखो कि यार तुम्हारे लिए हर्डल नहीं हो, क्योंकि डेफिनेटली यू आर फ्रेशर राइट नाउ। तो एज अ फ्रेशर कम से कम मसले ले लो और स्टार्ट करो, और ताकि तुम लोगों को एक्सपीरियंस हो सके कि यार किस तरीके से सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पुरानी एम को टारगेट करो। 14 लाख से पहले पहले रहो, इससे ज़्यादा नहीं जाओ। 15 लाख तक मैक्सिमम चले जाओ, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ो आगे। सबको क्लियर है? जी 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 मुझे जी मन लगता भाई। गुड। मन भाई कि आप लास्ट टाइम कह रहे थे कि 8 लाख से और 10.5 लाख तक आप जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो ये बोला कि भाई 4 लाख से, 3 लाख से, 2 लाख से, वॉट एवर जिधर से दिल करे स्टार्ट करो। जितना पुराना कैरियर होगा, बस ये हो कि आपको उसको बात करनी आनी चाहिए कि किस तरीके से मुझे इसको लेके चलना है, कैसे इसको अपनी बातों में उतारना है। आई ठीक हो समझ? गया। मैंने आपने मेरे को बताया था ये कि जो 8 से 10 वाले मैंने बताया था ना, आप ये लोग जो ऐसी इस ब्रैकेट के अंदर हैं, इन लोगों ने मार्केट की अप एंड डाउन भी देखे हैं, और ये काफ़ी पुराने भी नहीं है और काफ़ी नए भी नहीं है। तो इस केस के अंदर ना फिर आप इनको ग्रैब कर सकते हो, जो मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं उन सब चीज़ों के थ्रू। ठीक हो गया मन भाई। गुड। तो हमारा इंटरमीडिएट डिस्पैच का लेवल जो था, जो पीडीएफ थी, जो हमारी ये ट्रेनिंग थी इंटरमीडिएट वाली, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गई है इन सारे सवाल और जवाबों के साथ। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई हो, और आप लोगों ने पीडीएफ भी रीड करी हो जो मैंने कल भेजी थी ग्रुप के अंदर। तो उसका थोड़ा कोई क्यूनेस वगैरह करते हैं, थोड़ा सा वापसी से हम लोग लोड बोर्ड की मास्टरी के ऊपर आ जाते हैं और स्ट्रेटजीज़ को देखते हैं कि आप लोगों ने क्या सारी चीज़ें देखी हैं और क्या पढ़ा। सबसे पहले मुझे ये बताया कि what is a try hall strategy and how does it reduce dead hall? ये हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था, तो इसका मुझे जवाब कौन देगा? जी मुनबे मैं बताऊं। हेलो। जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी मुनबे ट्राई, एक तो होता है ना कि हम डायरेक्ट पॉइंट ए से लोड पिक करते हैं और बी की तरफ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। ट्राई हॉल होता है हम ए से बी की तरफ जाते हैं, बी से उसके करीब कोई सी की तरफ चले जाते हैं, वहां से फिर ए की तरफ आ जाते हैं। एग्जैक्टली दिस इज इससे हाउ। जी इससे होता ये है कि एक तो हमारे डेड हेड कम हो जाते हैं, ठीक है। जो हमने बी बी से डेड हेड करके पिक करके ए पे जाना था, वो हम डेड हेड कवर करके सी पे आ जाते हैं, एग्जैक्टली, ठीक विद है। वो सम हमारा डेड प्रॉफिट। हेड बच जाता विद सम प्रॉफिट एज वेल। है। जी बिल्कुल। गुड वन। तो नेक्स्ट लोड बोर्ड का ही सवाल करेंगे। द पोस्टेड एज ऑन अ लोड बोर्ड इज 2 आवर ओल्ड, इज इट कॉलिंग इट अ वेस्ट ऑफ टाइम? अगर ब्रोकर ने लोड पोस्ट किया हुआ है लोड बोर्ड के ऊपर और उस लोड को आए हुए 2 घंटे हो गए, तो इस केस के अंदर मुझे इतना बताएं कि ये इस ब्रोकर को लोड के लिए इंक्वायर करना क्या वेस्ट ऑफ टाइम होगा? नहीं भाई, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हो सकता है कि वो लोड बुक हो चुका हो या वो कैंसिल हो चुका हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी उस को कैरियर जो है ना उसके मुताबिक का ना मिला हो, तो उससे नेगोशिएशन करके अच्छा रेट मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही दू, है, दूसरा डिपेंडिंग। दूसरा ये श्योर, क्या करे थे मौरी भाई? मैं कह रहा था इन पे दूसरा ये भी होता है, कभी ब्रोकर कहीं और बिजी हो जाता है तो वो इस लोड को परस्यू नहीं कर पाता, कॉल्स रिसीव नहीं कर पाता,
तो उसकी वजह से वो रोड वहीं पे पोस्टेड रहता है। मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने 11 घंटे पहले का लोड भी लिया और बड़े अच्छे रेट पे। गुड। तो ऐसे ही है इसलिए बिल्कुल, किया जा सकता है परस्यू इस लोड को। एग्जैक्टली किया जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा हो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द थिंग कि अगर आपकी डेस्टिनेशन भी वही है जो वो लोड पोस्ट है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोड है, तो डेफिनेटली यू हैव टू कॉल हिम और ट्राई टू इंक्वायर दैट लोड स्पेसिफिकली। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू सी अ हाई पेइंग लोड बट द वेट इज़ 44,000 LBS, व्हाट मस्ट यू कंफर्म विद द ड्राइवर बिफोर बुकिंग। इसका जवाब मुझे कौन देगा कि एक अच्छा पेइंग लोड है मैं जिसका वेट 44,000 मैं LBS है। मैं दूं भाई जवाब। जी जी बिल्कुल, फॉर श्योर, जिसको आता है। जी जी जी, वो जाहिर बात है, हम सबसे पहले ड्राइवर से पूछेंगे कि उसके खाली ट्रक का लोड कितना है, वजन कितना है, और उसका जो फ्यूल टैंक है वो भरा हुआ है। तो उसको फिर हम कैलकुलेट करके 44,000 टोटल को कैलकुलेट करके फिर जो ऑन रोड जो वजन होता है एक ट्रक का भरे हुए का, उसके ऊपर चेक करेंगे कि क्या वो उसको लीगल वेट के अंदर है या नहीं, वैल्यू करता है कि नहीं। अगर वो उससे ऊपर जा रहा है तो फिर जाहिर बात है, फिर हम नहीं करेंगे। उसको पास करेंगे। एग्जैक्टली ये हमें हम्म, सारी चीज़ें ड्राइवर से कंफर्म करनी होती हैं बिफोर बुकिंग एनी लोड, ठीक है। जी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ डिस्पैचिंग परस्पेक्टिव व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पार्शियल लोड ओवर LTL। पार्शियल लोड का तो मेन भी ये एडवांटेज होता है कि हम उसके साथ और भी लोड डाल के हम अपना आरपीएम जो है इंक्रीज कर सकते हैं। गुड। और किसी के पास इसका कोई जवाब अच्छा। और जो LTL होता है उसमें फिर वो लोड जो है ना वो बार बार उतर रहा होता है और लोड हो रहा होता है, तो उसमें जो डैमेजेस का ज्यादा खतरा रहता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ अ ब्रोकर क्रेडिट स्कोर और DAT इज बिलो 85, व्हाट इज द मैंडेटरी स्टेप बिफोर बुकिंग। अगर ब्रोकर का क्रेडिट स्कोर 85 से कम है, तो आप ऐसा कौन सा स्टेप है पहले करोगे बुकिंग करने से पहले लोड की। सबसे पहले उसको चेक करेंगे फैक्टरिंग कंपनी के साथ गुड। कि ये लिस्टेड है कि नहीं और एक्टिव है कि नहीं फैक्टरिंग कंपनी, फिर आगे स्टेप्स समझाएंगे। एग्जैक्टली दिस इज हाउ वी गोना डू। और ये ज़रूरी है सब चीज़ों का जवाब देना। इन सब चीज़ों से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का मतलब ये है कि आप डिस्पैच के ऊपर अपनी ग्रिप हासिल कर रहे हो। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर आएंगी, और इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, ठीक है। मुन भी एक इस सवाल से एक सवाल था छोटा सा। जी। ये नॉर्मली पहले जब मैंने कैरियर्स को किया तो मैं उन्हें भेज देता था ब्रोकर कि आप चेक कर लें कि फैक्टरिंग कंपनी के साथ वो कर रहा है कि नहीं। अगर हमने खुद चेक करना हो एज अ डिस्पैचर तो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। टेलीग्राम के ऊपर एक बॉट है, बॉट का मैं आपको नाम बताता हूँ। वेट करिएगा, मैं ज़रा इसको पुल अप कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैंने इसको देखा नहीं। फैक्टो राइट करके एक टेलीग्राम पे बॉट है, उसके थ्रू हम MC नंबर ब्रोकर की देके वहाँ से उसकी फैक्टरिंग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फैक्टो राइट की आपको एक्सटेंशन भी मिलती है, जो कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे लगा सकते हो, और उस पर अपनी MC डाल के ब्रोकर की राइट अवे अपनी उसकी फैक्टरिंग चेक कर सकते हो कि इज़ इट गुड और नॉट। मुन भी क्या स्पेलिंग क्या है इसके? फैक्टो राइट। फैक्टरो राइट, RAGHT। RIGS। फैक्ट ठीक है, फैक्टरो राइट। ठीक हो गया। FACTORRIGHT.com। factorite.com ठीक हो गया मुन भी, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट अब हम लोग इक्विपमेंट की बात करते हैं, जो कि ज़रूरी है, हम लोगों को पता होना चाहिए। मुझे ये बताएं, विच लोड रिक्वायर्ड अ वेंटेड वैन। जो फ्रेश प्रोड्यूस रॉट हो सकते हैं या उन्हें वेंटिलेशन की जरूरत है ताकि वो सड़े ना, उनके लिए वेंटेड वैन जरूरी होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब दिया। वाई वुड द शिपर डिमांड एयर राइट सस्पेंशन। क्योंकि उसकी शिपमेंट जो है फ्रेजाइल होगी, कोई शीशे की चीज या समथिंग लाइक दैट, कोई डेकोरेशन वगैरह जा रही होगी, उसकी वजह से उसे एयर राइड चाहिए ताकि जो है वाइब्रेशन जो है रोड की और खड्डे वगैरह कम लगे। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बाकी अब अहमद भाई ज़रा आप भी जवाब दें। फ्लोर लोडेड वर्सेस पैलेटलाइज्ड, विच डज ड्राइवर प्रेफर।
फ्लोर लोडेड लोड ज़्यादा प्रेफर करता है या पैलेटलाइज्ड लोड ज़्यादा प्रेफर कर रहा है एक ड्राइवर लोड करने में? ऑब्वियसली पैलेटलाइज्ड लोड जो है ना वो ड्राइवर को ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि उसमें ड्राइवर की मेहनत भी कम होती है, क्योंकि फोर्क लिफ्टर से वो लोड जो है ना वो होता है, लोड होता है ट्रक में। तो जो दूसरा होता है उसमें फिर ड्राइवर को भी और टाइम भी ज्यादा लगता है, लेबर इन्वॉल्व होती है और टाइम ज्यादा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट मेरे सवाल का जवाब इरफान भाई आप ही दिएगा। एक ब्लाइंड शिपमेंट क्या जी होती है? ब्लाइंड शिपमेंट ये होती है कि अगर जो है ना वो रिसीवर और शिपर जो है ना वो शिपर जो ये नहीं चाहता कि रिसीवर को जो है ना मेरी आइडेंटिटी दी जाए, तो उस सूरत में जो बिल ऑफ लैडिंग है वो जो ड्राइवर जो है ना वो उसको यानी क्या कहते हैं उसको स्विच करता है, उसको नहीं रिसीवर को जो है ना वो उसको सामने पेश करता, तो उसको हम फिर ब्लाइंड शिपमेंट जो है ना वो बोलते हैं। पीडीएफ खोल के बैठे हैं आप लोग वैसे माशाल्लाह, हाँ। नहीं 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 भाई, पीडीएफ नहीं खोला, तैयारी की है। सही सही सही। मैं तभी मोइन कह रहा भाई, हूँ, मैंने कैटेगरी मोइन चेंज भाई, करके मैंने असली बात की ताकि ढूंढना पड़े। मोइन भाई, जी जी। इस सवाल से एक सवाल था, वो जो कैरियर है वो फिर अपने पास से बीओएल प्रोवाइड करता है उन्हें, नहीं, या क्या होता करता है? ये है उसके कि ऊपर जो लिखा नहीं होता? रिसीवर का एड्रेस जो वो देते हैं उसके ऊपर लिखा नहीं होता, या क्या मामला होता है? ठीक है, होता इसका ये है, ब्लाइंड शिपमेंट के अंदर सबसे पहले आपको रेट कॉन भेजी जाती है जिसके ऊपर आपकी अल्लाह भला करे सिर्फ रेट लिखा होता है, और पिकअप की आपको पास जैसे ह्यूस्टन टेक्सास है उसका जिप कोड होगा, और ड्रॉप ऑफ हम्म, डैलस टेक्सास है तो उसका ड्रॉप ऑफ होगा। ठीक एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिया जाएगा कि यहाँ से पिक करना और यहाँ ड्रॉप करना। ठीक ठीक। एक्सपेक्टेड रेंज दी जाएगी कि इसके अंदर है। तब आप रेट कॉन को साइन करते हो, आपका ड्राइवर निकल जाता है ट्रैकिंग के हम्म, थ्रू, तब उसको रेट कॉन प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर एग्जैक्ट एड्रेस होता है ताकि वो फैसिलिटी पे जाके पिक कर सके। और बी ओ एल भी इसी तरीके से आती है बिल्कुल वैनिश्ड मोड के अंदर। तब आप लोड पिक करने जाते हो, वहाँ पर आपको शिपर जो शिपर होता है वो बी ओ एल प्रोवाइड करता है कि ये सारी चीज़ें और इसके ऊपर आपने साइन कराना है। तो वो होती है ब्लाइंड शिपमेंट के एज अ कैरियर और ब्रोकर और ये सारी चीज़ों को छुपाने के लिए, कि इनकी जो मेन वो है ब्लाइंड शिपमेंट इसलिए की जाती है ताकि आपका जो अल्लाह भला करे जैसे ब्रोकर्स का नेटवर्क है, अब फर्ज करें आपके पास एक बंदे का फैसिलिटी का शिपर का कॉन्टैक्ट एड्रेस आ गया, वो उसका दिमाग खा जाएंगे कॉल कर करके कि हमें दे दो ये लोड हम करा देंगे। ठीक है, तो अच्छा इस अच्छा केस में ये अच्छा। होता है कि शिपर जो होता है वो आपको बी ओ एल नहीं देता, एड्रेस नहीं देता। ऑन द स्पॉट टाइम के ऊपर आपको एड्रेस दिया जाता है और सारी चीज़ें दी जाती हैं, और बी ओ एल भी खुद आपको अल्लाह भला करे आपका रिसीवर शिपर खुद देता है कि इस रिसीवर को जाके देना और उससे साइन कराना। तो ये बी ओ एल वाला जो और ये सारी चीज़ें ये ब्रोकर के पास नहीं होती, रेट कॉन्फर्मेशन का सिर्फ उसके पास एड्रेस होता है। सही सही सही, गॉट समझ इट? गया, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, मुझे ये बताएं फूड ग्रेड ट्रेलर्स का क्या मतलब है? मैं बताऊं? बिल्कुल बता दें। फूड ग्रेड ट्रेलर ये होते हैं कि उनमें कोई अडोर ना हो, डोरलेस हो और साफ सुथरे हो, उसमें कोई होल वगैरह ना हो पानी के लीकेज के लिए, और दूसरा वो पहले कभी हैजर्डियस मटेरियल के लिए यूज ना हुआ। सही, गुड। अच्छा सालिया, मुझे इसका जवाब दें, व्हाई मस्ट यू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर टार्पिंग ऑन अ फ्लैट बेड लोड? मन नहीं भाई, पता इसमें। मन भाई ये ना जी जी। इसको ये डैमेज होने का खतरा होता है, और इससे ना ड्राइवर का ना 1 2 3 घंटे जो ना एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जिसकी वजह से ना ये जो ना डिजर्व करता है थोड़ा सा ज्यादा पे के लिए। सही 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 सही। ठीक है। टार्पिंग में देखो जाहिर सी बात है, टार्प ना काफ़ी बड़ा होता है, सिंपली छोटा टार्प नहीं होता, लाइक अराउंड 50 मीटर्स का टार्प होता है ये, 50 फीट्स का, सॉरी आई एम सॉरी फॉर मीटर आई सो। तो 50 फीट्स का तकरीबन टार्प होता है, तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और फ्रेट के ऊपर चढ़ के ट्रक के ऊपर टापिंग करना, इट्स सीरियसली अ हाई परफॉर्मिंग जॉब, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जिसके अंदर उनको चोट वगैरह लगने का ख़तरा होता है। तो इसके लिए वो डिज़र्व करता है कि उसको टाप के पैसे मिले जाएँ। तो टाप के डेफिनेटली डिफरेंस होते हैं वो रेट के, जो नॉर्मल रेट के होते हैं, नॉर्मल लोड के होते हैं। क्लियर है? जी मन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मुझे सालिहा देंगी। व्हाट इज़ अ ट्रेलर इंटरचार्ज एग्रीमेंट फॉर पावर ओनली लोड्स? नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं सर। चले हसन भाई आप जवाब दें ज़रा इसका। व्हाट इज़ अ ट्रेलर इंटरचार्ज भाई एग्रीमेंट फॉर पावर ओनली लोड?
ट्रेलर इंटरचेंज जो है वो इंश्योरेंस होती है पावर ओनली के साथ, क्योंकि वो हुक एंड ड्रॉप वाला भी मामला होता है बिल्कुल। और दूसरा लोड आउट दोनों के लिए जो है ना, जब पावर ओनली के साथ ट्रेलर उसका अपना है ही नहीं है, तो हुँ। जब उसको किसी को बोरी करके चलाना है तो फिर उसकी इंश्योरेंस साथ होना ज़रूरी है। बिल्कुल, उसकी एग्ज़ैक्टली, बचत जो गुड है। आंसर, गुड आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं नेगोशिएशन के ऊपर, थोड़े से ये वाले सवाल जवाब करते हैं। ब्रोकर से द रेट इज़ $1000 फिक्स्ड, हाउ डू यू काउंटर विदाउट गेटिंग अ नो? सालिया? ब्रोकर ने सर बोला है दोबारा कि ब्रोकर ने बोला है आप एक लोड इंक्वायर कर रहे हैं जिसके ऊपर ब्रोकर ने बोला कि $1000 फिक्स्ड है इस लोड के ऊपर। तो आप उसको किस तरीके से काउंटर करोगे विदाउट गेटिंग अ नो, कि वो आपको पास कर दे, और आप उसको किस तरीके से रेट उसका बढ़वाओगे? सर उसके साथ इस चीज में बहस की जाएगी कि लोड जो है अगर जैसे वो $1000 का कहता है तो उसको 1300 होना चाहिए, और अगर 1300 नहीं तो वो 1200 पे एटलीस्ट एग्री कर जाए। क्यों, मतलब क्या रीज़न देंगे हम उससे, बहस किस चीज़ की करेंगे? कि मतलब उस पे ये भी कहा जा सकता है कि पेट्रोल मतलब जो पेट्रोल जो उस पे यूज होगा या डीजल जो यूज होगा वो महंगा है। बिल्कुल, नेक्स्ट। और और उसको ये भी कहा जा सकता है कि मार्केट में आजकल ये रेट चल रहा है, सही, मार्केट के रेट का भी उसको बताया जा सकता है। ठीक है। और क्या आ रहा है और माइंड नहीं में? पता। देखें, रेट बढ़वाने का तरीका ये होता है, आपने सबसे पहले उसको पूछना है कि ये लोड पिक कब हो रहा है, ड्रॉप कब हो रहा है। आपने उसको इमीडिएट हम्म, सॉल्यूशन पिच करना है कि मेरा ट्रक राइट नाउ इट्स एम्प्टी एंड रेडी फॉर पिकअप। फ़ौरन पिक कर लेगा, तो मैं तस्वीरें मिलेंगी, सारी चीज़ें मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। हर 15 मिनट बाद मैं तुम्हें इसकी अपडेट दूंगा कि क्या सिचुएशन है। ईटीए टाइम पे मिलेगा सारी चीज़ें। उसको आपने इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जिसको वो ढूंढ रहा। दूसरा, उसको रीजंस दी, जैसे कि आपने बताया कि पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी हाइक्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे इस पे लगेंगे। और अगर इसके अलावा कोई दूसरी इसके अंदर सर्विस इंक्लूडेड है, लाइक लिफ्ट गेट, पैलेट चेक, ड्राइवर असिस्ट, डनेज, स्ट्रैप्स, चेन्स, बाइंडर, वॉट एवर, ठीक है, तो आपने उसको वो रीज़न देनी है कि देखो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, वेयर एंड टेयर भी होता है, और इन सब चीज़ों को करने के लिए ड्राइवर को भी काफ़ी हासिल करना पड़ेगा। तो फिर आपने उसको रीज़न दे दी। रीज़न देने के बाद इमीडिएट सॉल्यूशन दे दिया, तो आपने बोलना है कि यार तुम 1000 बोल रहे थे, चलो 12 पे कर लो, 12 पे नहीं तो 1100 पे कर दो। तो इस केस के अंदर फिर आप विदाउट गेटिंग अ नो यू कैन राइज द मनी फ्रॉम फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, जी सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ड्राइवर अराइव्स बट द लोड इजंट रेडी, ब्रोकर इजंट पिकिंग अप, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? ड्राइवर फैसिलिटी पे पहुंच गया, लोड रेडी नहीं है, और ब्रोकर भी फ़ोन नहीं उठा रहा, तो इस केस में अब क्या करोगे आप? मैं बताऊं। सर जो ब्रोकर उसके पैसे एक्स्ट्रा देगा। ब्रोकर तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा ना, इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे? मन भाई हम उनको टेंशन का लिए क्लेम करेंगे कि हमारा जो है ना वो बाद में पे करे। वो कैसे कि क्लेम दिक्कत करेंगे? वो सीसीटीवी वीडियो देखेगा कि किस टाइम पे आप एंटर नहीं, हुए हो, उसको किस ना टाइम पे आउट हुए हो। इमीडिएट उसको इमीडिएट हम वो ईमेल करेंगे कि जो है ना हमारा जो हम उसको एक पेपर जो है ना ट्रायल पेपर जो कहते हैं जिसको आई थिंक सो तो रेट कौन जो होता है ना जो हम हम जी लोग नहीं, देखो, मोइन सबसे उसको पहले हम लोग, फॉरवर्ड करेंगे। मोइन मैं भाई आपको, बिल्कुल मारिश भाई आप बताएं। मोइन भाई सबसे पहले उसे ईमेल करेंगे कि भाई मैं पहुंच गया हूँ इधर, लेकिन जो है मुझे लोड नहीं कर रहे। और दूसरा ये है कि अराइवल टाइम को लॉक कर लेंगे हम लोग, ईएलडी मशीन पे भी हो सकता है बिल्कुल। कि हम लोग यहाँ पहुंच गए, आप चेक कर सकते हैं हमारी लोकेशन, इस टाइम पे हम पहुंचे हैं। तो ताकि ये है कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए कि भाई हम पहुंच गए। फिर एग्जैक्टली ब्रोकर दिस घंटे इज हाउ बाद उठाए, 2 घंटे बाद उठाए, वो फिर उससे हम एग्जैक्टली दिस नेगोशिएशन इज कर हाउ सकते वी हैं। गोना हैंडल दिस सिचुएशन। अगर इस केस के अंदर ऐसा कुछ होता है तो हम इसको इस तरीके से हैंडल आउट करेंगे। हमने ईमेल भेजनी है उनको, ताकि हमारे पास एक प्रूफ हो कि मेरा ड्राइवर इस टाइम पे तुम्हारी फैसिलिटी पे था, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, लोड रेडी नहीं था, तो वी नीड दैट मच मनी फॉर दिस थिंग, जिसको हम डिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर ठीक है? होगा। अच्छा, अब जी मुझे भाई। बताएं तो ये डिटेंशन के पैसे मिलेंगे कैसे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोई बताएगा? मुंबई रिवाइज रेस को रेट कौन भेजेगा ब्रोकर, फिर डिटेंशन ऐड करके?
बिल्कुल ऐसा ही है, हम उसको बोलेंगे कि हमें रिवाइज रेट कौन भेजो डिटेंशन के पैसे ऐड करके, तो फिर वो हमें रिवाइज रेट कौन भेजेगा, पीओडी सबमिट होगी फैक्टरिंग के थ्रू पैसे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जितना मैंने बताया उसके आगे कोशिश किया करो कि नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होगा। थोड़ा बहुत बंदा गूगल करे, थोड़ा बहुत जेमिनाई से पूछे, चैट जीपीटी से पूछे, यूट्यूब करे, मुझसे पूछ ले। ठीक है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, आगे पीछे की कहानी होती है, तो उस सिचुएशन को भी समझना ज़रूरी है। अब मैं अगर कोई एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ ना, तो उसके आगे पीछे का भी थोड़ा घुल के उस चीज़ को देखो कि किस तरीके से सिचुएशन को निकल रहे हैं, इसका लास्ट रिजल्ट क्या हो रहा है, इसको हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। इस केस के अंदर डिस्पैचर को डिटेंशन से क्या फ़ायदा होगा, डिटेंशन से डिस्पैचर को क्या फ़ायदा होगा, कोई बताएगा मुझे? फायदा सर यही उसको होगा। पैसे ज़्यादा मिलेंगे। नहीं मुन भाई, उसको उसका कैरियर जो है खुश होगा, उसके साथ ज्यादा अच्छे टर्म्स बनेंगे उसके, क्योंकि और डिटेंशन के ऊपर तो हम अपनी परसेंटेज चार्ज नहीं करते ना। नहीं करते हैं, करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्यों छोड़ेंगे। अच्छा। सर जब करियर को फायदा होगा तो डेफिनेटली तो हमें भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, फ़ायदा होगा, लेकिन देखो कैरियर का नुकसान भी हो रहा है इस केस के अंदर कि इसका टाइम ज़ाया हो रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ को मैनेज करके बैलेंस रखना है कि अगर टाइम ज़ाया हुआ है तो उसके हमें पैसे मिले, और दूसरा पैसे मिल रहे हैं तो कैरियर खुश हो, और दूसरा कैरियर खुश हो तो हमारी भी जेब भरे। ठीक है। सर लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग जैसे ब्रोकर जो है वो डिटेंशन पे ना करे। रिटेंशन पे ना करें तो उस केस के अंदर फिर हम उनके लिए इनके खिलाफ फाइट बैक करते हैं। अगर नहीं करा तो कैरियर से कहते हैं कि यार अगर ज़्यादा देर की डिटेंशन है, अगर $150 का है, तो फिर अगर उस केस में तो फिर हम नेक्स्ट टाइम उस कैरियर का ब्रोकर का लोड नहीं करते। ठीक है, और कैरियर से काफ़ी बुराई करते हैं हम उसकी कि भाई ये ब्रोकर ऐसा है वैसा है और ये ऐसे ऐसे सीन है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे हम इसका लोड। तो उस केस में वो बात ख़त्म हो जाती है। अगर काफ़ी ज़्यादा पैसे बनते हैं, $500-1000, मतलब अगर ले ओवर लग गया जिसके मतलब पूरी रात उसको रोकना पड़ा, और अगर ज़्यादा पैसे बनते हैं आपके ट्रक के, अगर बड़ा ट्रक है, तो उस केस के अंदर फिर आप उनके खिलाफ केस क्लेम कर सकते हो, और या तो फिर आप उनसे कर सकते हो कि फाइट बैक और ये सारी चीज़ें। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, डिटेंशन और ले ओवर में क्या फ़र्क होता है, कोई बताएगा मुझे? मुनवे डिटेंशन जो होती है 1 2 3 घंटों के लिए, छोटे आवर्स के लिए, टाइम हाँ, इंटरवल के लिए होती है। ले ओवर भी 12 होती है घंटे अगर ओवरनाइट आपको स्टे करना पड़ गया वहाँ पे, 1 2 दिन अगर स्टे करना पड़ गया आपके 24 आवर्स या 48 आवर्स या 36 आवर्स, तो 12 घंटों वो से फिर ज़्यादा, 12 घंटों से पहले अगर कहानी हो जाती है, 11 घंटे के अंदर कहानी मुक गई, इसका हम्म मतलब है आप उनसे डिटेंशन चार्ज करोगे। और हम्म अगर 13 घंटे हो गए तो आप उनको बोलोगे कि भाई ये डिटेंशन नहीं है, ले ओवर है, पैसे ज़्यादा हम्म बनते हैं इसके। हम्म, क्लियर है? जी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। ब्रोकर रिफ्यूज टोनू बिकॉज द ड्राइवर वॉज 15 मिनट लेट, वट डू यू डू। ब्रोकर ने टोनू देने से आपको मना कर दिया और आपका ड्राइवर 15 मिनट लेट था जिसकी वजह से उसने ये किया, तो इस केस में आप क्या करोगे, आपके साथ हुआ क्या, बेसिकली मुझे कहानी बताओ। कि ये जो सवाल बनता है कि ब्रोकर ने आपको टोनू देने से मना कर दिया और आपका ड्राइवर 15 मिनट लेट था, तो इस केस में आप करोगे क्या और ये हुआ क्यों, टोनू तक कहानी मु- कैसे गई, मु- ड्राइवर लेट 15 मिनट हुआ। ये हुआ ये कि ड्राइवर वहां पहुंचा, ठीक है, 15 मिनट लेट हो गया, और क्या कहते हैं उन्होंने शिपमेंट देने से इनकार कर दिया। एग्जैक्टली। तो क्या कहते हैं, ब्रोकर कहता है भैया 15 मिनट लेट थे, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे देखें ईमेल पर ब्रोकर के साथ कोई कन्वर्सेशन हुई है जहाँ पे उसने हमें टाइम की लेवरेज दी है कि अच्छा बिल्कुल, आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा अगर लेट भी हो गए तो मैनेज हो जाएगा। या तो बिल्कुल, उस पर रख के हम उससे फाइट करेंगे कि यार आपने कहा था कि 10 मिनट लेट हो जाए या 15 मिनट तो चल जाएगा, या फिर रेट कौन पे देखेंगे, उन्होंने कोई मार्जिन दिया हुआ है थोड़ा बहुत टाइम का। बिल्कुल, और अगर ये सब भी नहीं दिया तो फिर बस अल्लाह का नाम लेके चुप करके बैठ जाएंगे कि भाई हमारी गलती एग्जैक्टली, है, अब क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज द 100% राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। जी मन भाई अब क्लियर है। यही मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि सवाल में ये है कि ड्राइवर पहुंच भी गया लेकिन टोनू भी देने से मना कर रहा है ब्रोकर। अब टोनू क्यों देने से मना कर रहा है, ड्राइवर पहुंचा क्यों अगर लोड नहीं था इसके पास, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सिचुएशन के ऊपर। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करो 15 मिनट लेट होगा और ड्राइवर ने आपको लोड से ऑफलोड कर दिया। ठीक है, तो उस केस में टोनू बनता था, टोनू इस केस में नहीं बनता कि भाई 15 मिनट का लेवरेज अगर उसने कहीं मेंशन नहीं किया या कहीं दिया नहीं हमें टाइम, तो उस केस के अंदर फिर आप अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह करोगे, अगर दिया है तो फिर फाइट बैक करोगे। क्लियर है?
गुड। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं, यू बुक द लोड फॉर $2000। 10 मिनट के बाद होता ही है कि कोई दूसरा ब्रोकर आता है और उसी लोड के आपको $2500 देता है, सेम लेन के सेम लोड के। तो क्या आप पहले वाले को कैंसिल करोगे, क्या करोगे? नहीं भाई, पहले वाले को हम कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से जो है ना वो वैसे इखलाकी तौर के ऊपर भी ये ठीक नहीं है बिल्कुल। कि अगर हमने वो और दूसरी बात यह है कि कैरियर हमारे साथ अगर रहेगा तो या ब्रोकर का हमारे साथ अगर ट्रस्ट रहेगा तो फिर लॉन्ग टर्म में हमें फायदा हो जाएगा। अगर फॉर वक्ती तौर पे हमें लग रहा है कि शायद $500 का नुकसान है, लेकिन हमें नहीं लेना और चाहिए, हमें उसी को मोइन करना भाई, और चाहिए। हमारी ना वो एमसी की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। बिल्कुल 100% ऐसा ही है। ये दोनों सवाल, दोनों जवाब बिल्कुल ठीक था, राना इरफान भाई का भी और अहमद भाई का भी। बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों चीज़ें सही हैं बिल्कुल, और इन दोनों को बहुत ज़्यादा कंसीडर करना भी चाहिए। इसके अंदर आप एक ये चीज़ ऐड कर सकते हो, आप ब्रोकर को बता सकते हो कि आई सॉ द लोड फ्रॉम अनदर ब्रोकर, ही इज़ पेइंग $2500 फॉर दैट। तो इस केस में आप अगर चाहो तो कुछ ना कुछ करवा के $100 तो बढ़वा ही सकते हो। सिंपली ये 2-3 सवाल और जवाब से, पता है आपको इस बात का? जी, ट्राई कर सकते हैं बस कि दे ट्राई दे कर वो सकते वरना हैं। तो तो इसमें ये होगा कि कैरियर तो परेशान हो जाएगा, बोलेगा ये तो $2000 का लोड था, 2100 कैसे मिलेगा, क्योंकि आपने कैरियर को थोड़ी बताया कि आगे $2500 का पेस्ट हुआ हुआ था ये लोड। क्लियर? गुड। नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना इस चीज़ का कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो इससे फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, जिससे कैरियर तो एक तो इम्प्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि आपने कैरियर को नहीं बताया कि ये लोड हमने कम पे ले लिया, या फिर क्या सीन हुआ आगे ने किसी और ने अच्छे रेट पे पोस्ट किया हुआ था, आपने $100 बढ़वा दिए तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ब्रोकर आस्क फॉर अ ड्राइवर फ़ोन नंबर, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस? अगर ब्रोकर ने आपसे ड्राइवर का फ़ोन नंबर लिया है तो इस केस के अंदर फिर क्या सिचुएशन बनेगी? मोइन भाई, वो आपसे क्यों मैं मांग रहा है ड्राइवर का नंबर? वो उससे लोकेशन मंगवाएगा कि भाई एग्जैक्ट किधर हो आप। बिल्कुल। उससे और ना रेट का भी डिस्कस करेगा किस चीज़ कि का? आपको क्या रेट्स वगैरह का भी डिस्कस करने की कोशिश करेगा। नहीं अगर करेगा। कुछ कैरियर इस सूरत में हमें यही करना चाहिए कि हमें उसे नंबर नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए नंबर देने से। और हम उसको लोकेशन जो है ना वो सेंड कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए से। और अगर हमने नंबर दिया तो पहले हम अपने जो कैरियर है उससे बताएंगे कि तुम इससे रेट वगैरह की डिस्कशन जो है ना वो ना करना। देखिए मैं इसका आपको सही जवाब देता हूँ, इससे ऐसा कोई मसला नहीं होगा अगर आप नंबर भी देते हो तो। ठीक है। सबसे पहला मेथड ये है, आप नंबर आराम से दो उसको। आपने ब्रोकर को नंबर दिया, वो नंबर क्यों दिया, वो आपको मैक्रो पॉइंट की या ट्रैकिंग की कोई लिंक भेजेगा, जिसके थ्रू आप उसको अलाउ करोगे कि वो उसके फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक कर सके, या फिर उसकी ELD से कनेक्ट कर सके कि वो किस जगह पे जा रहा है उसकी ट्रैकिंग को देखने के लिए। क्योंकि जिस ट्रक के अंदर ड्राइवर बैठता है उसके फ़ोन नंबर से उसकी ELD कनेक्ट हो जाती है। हो नहीं जाती, मतलब करनी भी पड़ती है, किसी किसी केस में ऑटोमेटिक हो जाती है अगर उन्होंने 2-3 प्रोफाइल सेलेक्ट की हुई हैं। सबको क्लियर है? दूसरा, अगर वो ड्राइवर से रेट की बात भी करता है तो देखो आपने ही इसको सारी चीज़ें करनी है, तो उसका इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑनर ऑपरेटर से, ड्राइवर से नहीं है। क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, तब आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आप अपने ऑनर ऑपरेटर से पूछ के ही सारे डिसीजंस ले रहे होते हो कि ये इतने पे आ रहा है, वो इतने पे आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस केस के अंदर आपको टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ ड्राइवर को शिकायत कर देनी है कि ऑनर ऑपरेटर से कि ये रेट की बात क्यों कर रहा है, तब मैं हैंडल आउट कर रहा हूँ, तब ज़्यादा मैं मांग सकता हूँ। तो क्लियर है? जी बिल्कुल। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेट कौन सेज अ क्विक पे 3% बट यू यूज़ अ फैक्टरिंग कंपनी, व्हाट डू यू टेल द ब्रोकर? आपके पास जो रेट कौन आई है उसके ऊपर क्विक पे 3% लिखा हुआ है, मेंशन है कि हम इसके थ्रू पे करेंगे, और आपकी फैक्टरिंग कंपनी आपके कैरियर के पास है। तो इस केस में आप ब्रोकर को क्या बोलोगे और क्या करवाओगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका एज अ डिस्पैचर? मोइन भाई, उसे कहेंगे कि आप क्विक पे ना करें, स्टैंडर्ड पे करें, और उसे अपना NOA भेजेंगे फैक्टरिंग का कि ये मेरी फैक्टरिंग कंपनी है, तो आप स्टैंडर्ड पे करें ताकि मैं फैक्टरिंग से क्लेम कर सकूं। बिल्कुल। गुड। सही जवाब दिया। रिसीवर रिजेक्ट द लोड डैमेज क्लेम, रिसीवर के पास आपका लोड ट्रक लेके चला गया, ड्राइवर लेके चला गया और रिसीवर ने बोला कि इसके अंदर डैमेज है,
और आपका ड्राइवर वहाँ पे फंस जाता है, तो फिर आप उस केस के अंदर क्या करोगे? एनीवन? मोइन भाई सबसे पहले तो ब्रोकर को हम पिक्चर भेजेंगे डैमेज सामान की, ठीक है। उसके बाद उससे फिर निगोशिएट करेंगे कि भाई इसे डिस्पोज ऑफ करना है तो उसके क्या पैसे देगा, अगर वापस लेके आना तो उसके क्या पैसे देगा, बिल्कुल और रिपोर्ट एक बनती है डैमेज की, वो बना के भेज दें। एग्जैक्टली बिल्कुल। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो आपके ड्राइवर की वजह से वो डैमेज हुआ है, या तो जैसा शेपर्ड ने दिया था डैमेज डी दिया था। तो इन दो केसों के अंदर आपने देखना होता है कि करना क्या है, ठीक है। क्योंकि ये तरीका होता है काम का कि तब आपके लोड ड्राइवर ने लोड पिक करा, तो आपका काम ये है कि आप ड्राइवर से बोलो कि मुझे तस्वीर भेजो कि आपने क्या पिक किया, ठीक है। वो जो पिक्चर्स होती हैं, फिर तब आप ड्रॉप ऑफ पे जाते हो, ड्रॉप ऑफ करने के बाद फिर ड्राइवर को बोलते हो मुझे पिक्चर्स भेजो तुमने क्या ड्रॉप किया, फिर उन दोनों को देखा जाता है इसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं हुआ। रिजेक्ट अगर उसने कर दिया फैसिलिटी वाले ने, तो फिर आपने देखना होता है कि इसके अंदर कोई डैमेज विजिबल दिख रहा है कि ये मेरे ड्राइवर की गलती की वजह से, या तो जैसा हमने रिसीवर से लिया था वही डैमेज था, ताकि आप उस केस को फॉरवर्ड कर सको और ब्रोकर को बताओ कि ये पिक्चर पिकअप से पहले की ये बात की है। इसमें अगर ड्राइवर की वजह से गलती हुई है तो आप बताओगे कि हाँ ये ड्यूरिंग द डिलीवरी ये चीज़ हुई है, तो फिर वो आपकी इंश्योरेंस की तरफ जाएगी। अगर वो शिपर ने ही डैमेज पीस दिया है तो फिर वो शिपर के मसले जाएगा, फिर आपके हिसाब से फिर वो आपके लिए मसला नहीं होगा, फिर वो आपको ब्रोकर बताएगा कि इसको डिस्पोज करना है या फिर शिपर पे वापसी लेके जाना है, और उसके हिसाब से फिर आपको ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे उस चीज़ के। करेक्ट? जी मोइन भाई, ओएस रिपोर्ट या डैमेज रिपोर्ट अगर हमने बनानी हो सोना होना मेरे ख्याल तो बिस्तर कैसे, रात में इसका कोई जल्दी सो फॉर्मेट जाने होता है या क्या होता नहीं, है? ये ओ एस एंड डैमेज रिपोर्ट ये हम नहीं बनाते, ये ब्रोकर का अच्छा काम है अच्छा बनाना, हमारा काम अच्छा सिर्फ तस्वीर सही भेजना सही है। सही अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अगर उस केस के अंदर हो अगर गया ये ओ एस एंड डी रिपोर्ट जो है, ये ठीक है इस केस में ये जी होता है कि हम लोग तब लोड करते हैं तो जाहिर सी बात है चलो इंश्योरेंस के अंदर आता है हमारे वो लोड। तो बाकी फिर आप वो अगर सेटिस्फाई हमारे करते ड्राइवर से हैं हुआ हो तो वो इस रिपोर्ट को बना के हमारे इंश्योरेंस से पैसे क्लेम करेगा, ब्रोकर खुद। अच्छा, ठीक है। सही सही अगर ऐसा समझ हो आया। जाता है, अगर ड्राइवर के लाइक ड्यूरिंग द डिलीवरी आपका ये अगर फ्रेट डैमेज हुआ, तो उस केस में फिर वो ये रिपोर्ट बनाएगा ब्रोकर, वो आपकी इंश्योरेंस से पैसे क्लेम करेगा। दूसरा ये कि अगर नहीं हुआ तो फिर वो अपना मैटर खुद हल करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। क्लियर है? जी क्लियर। कंप्लायंस एंड लीगल की तरफ चलते हैं हम। व्हाट इज अ मेजर डबल ब्रोकरेज रेड फ्लैग ऑन अ रेट कन्फर्मेशन? एनीवन? साढ़े सेवन आवाज आ रही है मेरी? व्हाट इज अ मेजर डबल ब्रोकरेज रेड फ्लैग ऑन रेट कन्फर्मेशन? मोइन भाई, एक तो एमसी अगर उसकी डिफरेंट आ रही है, और दूसरा उनकी डोमेन, सबसे ज्यादा जो है डोमेन से ब्रोकर के चेक करते हैं कि ये नहीं, ब्रोकर डबल लीगल है कि ब्रोकरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ये उसकी बात नहीं कर रहा मैं आपसे, जो हैकिंग वगैरह वाला सीन होता है स्कैम वाला नहीं। ये डबल नहीं। ब्रोकरेज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चेक करवा रहा था क्यों अच्छा से एनीवन? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी मुझे भाई तो आ रही आ है रही है। व्हाट इज अ मेजर डबल ब्रोकरिंग रेड फ्लैग ऑन अ रेट कन्फर्मेशन? डबल ब्रोकरेज की ऐसी कौन सी रेड फ्लैग होता है जो हम देख के कंफर्म कर सकते हैं कि ये डबल ब्रोकरेज वाला गेम हुआ है हमारे साथ? मोइन भाई, वो रेट कंफर्मेशन पे अगर कैरियर का नाम या एमसी कंपनी का नाम जो है वो कोई और आ रहा हो तो? बिल्कुल, कोई और आ रहा हो, कैरियर का भी और अपना जिस ब्रोकर ने लोड दिया उसका भी। अगर आपको उसका भी। रेट कॉन ऐसा लगे कि किसी और की इसने भेज दी है, वो एग्जैक्ट आपके ट्रक नंबर उसके ऊपर नहीं है, आपका ड्राइवर का नंबर उसके ऊपर नहीं है, डिस्पैचर का नेम उसके ऊपर नहीं है, हमारी कंपनी का नेम उसके ऊपर नहीं है, एमसी नंबर नहीं है, तो इस केस में हम समझ जाते हैं कि हमारे साथ डबल ब्रोकरेज हो रही है ये। हम्म। और वो आपसे कहते हैं कि आपने शिपर से या रिसीवर से कोई बात नहीं करनी, सिंपली जॉब पिक करो और ड्रॉप करो और काम खत्म। तो इस केस में आप समझ जाते हो कि ये डबल ब्रोकरेज वाला गेम है। गॉट इट? जी समझ आ गया। ड्राइवर लॉस्ट अ लंपर रिसीव, विल द ब्रोकर रिम्बर्स इट? ड्राइवर ने जो लंपर फी जो पे करी थी लोड और अनलोडिंग करने के लिए फैसिलिटी वाले बंदों को, तो क्या उसके ऊपर अगर ब्रोकर ड्राइवर ने वो रिसीट गुम कर दी है, तो क्या वो ब्रोकर उसको पे करेगा? नहीं मोइन भाई,
लंपर फी वैसे होती तो क्या है, कोई बताएगा मुझे? मन भाई, ये जो लंपर फी होती है, ये तो जो हमने अगर कोई ड्राइवर ने ना कोई उधर कोई लेबर हायर किया होता है ना, मजदूर वगैरह, कोई सामान उतारने के लिए या बिल्कुल उसको, बिल्कुल ये फैसिलिटी से उसकी ही वो आपको मिलता पर है, बिल्कुल उसकी एक रिसीट मिलती है फैसिलिटी से कि आपने लंपर सर्विस यूज़ किया है, तो उसके पैसे ब्रोकर ने पे करने होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोड उसने दिया, उस लोड के अंदर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, या तो ब्रोकर खुद बताता है कि यू हैव टू सब्सक्राइब द लंपर फॉर दैट थिंग, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, जी जी। गुड। मुझे इसका जवाब नहीं दिया किसी ने कि अगर किसी मु- ड्राइवर ने अगर वो रिसीट गुम कर दी है तो ब्रोकर उसके पैसे पे करेगा या नहीं? मोइन भाई ये ज्यादा चांसेस ज्यादा चांसेस होते हैं। जी जी, मर्ज भाई आप बताएं। थैंक यू। ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो नहीं पे करेगा। उसका बेहतर ये होता है फॉर द सेफ साइड, ड्राइवर को कहें कि उसकी पिक्चर लेके रखे अपने पास, बिल्कुल ताकि जो है इन केस रिसिप्ट गुम भी जाती है तो हमारे पास पिक्चर हो, क्योंकि ब्रोकर तो चाहता है उसके पैसे बचे। बिल्कुल। तो अगर रिसिप्ट गुम की तो वो कहेगा भाई अब रिसिप्ट नहीं है तो मुझे क्या पता आपने कितने पैसे भेजे, कितने नहीं, तो मैं नहीं दूंगा आपको पैसे। गुड, सही जवाब दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द सर्टिफिकेट होल्डर ऑन द COI इंश्योरेंस? वो कौन होता है जिसका सर्टिफिकेट होल्डर हमारे इंश्योरेंस के ऊपर बनता है, और वो क्यों होता है? वो ब्रोकर का होता है मन भाई। ब्रोकर का तो होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, क्या सारी चीज़ें, ज़रूरी क्यों होता है ये? ताकि इंश्योरेंस वालों को पता लगे कि भाई अगर कुछ डैमेज होना है या कुछ होना है तो कौन जिम्मेदार है और किसने पे करना वो तो खैर सही है, मतलब किसको पे करना है हमें, ठीक है? है, जो ब्रोकर को। ब्रोकर को हमें पे करना है, ज़ाहिर सी बात है, ये इस बंदे का लोड है, ये इस ब्रोकर का है, इफ समथिंग्स हैपन तो ये हमें रीच आउट करेगा फॉर दिस सेक कि लाइक ये इशू है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? जी ठीक है। अगर हमारी ELD ख़राब हो जाती है तो कितने दिन तक और कितने टाइम तक ड्राइवर जो है वो पेपर लॉक्स को मैनेज कर सकता है, यूज़ कर सकता है? 8 दिन तक भाई। 8 दिन तक, गुड। 8 दिन के अंदर अंदर उसने वो ठीक करवानी होती है। 8 दिन तक वो जो है ना उसको छूट होती है, उसके बाद नहीं। गुड गुड इन भाई गुड। ये समझ नहीं आई ये, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल मैं बताता हूँ, ELD जो हमारी डिवाइस होती है, जी। सही है, अगर वो ख़राब हो जाती है किसी केस के थ्रू, या फिर लाइक ख़राब हो गई, टूट गई, या फिर उसको काम नहीं कर रही, तो उस केस के अंदर पेपर लॉक्स इस्तेमाल होते हैं। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि पेपर लॉक्स वगैरह काफ़ी इस्तेमाल होते थे, आज के पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी बुज़ुर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों को। पेपर लॉक्स बेसिकली होता क्या है कि इस टाइम मैंने ड्राइविंग स्टार्ट करी, इस जगह से इतने किलोमीटर्स बाद मैंने स्टॉप लिया, इतनी देर का मैंने रेस्ट किया, वो पेपर डायरी के ऊपर वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे होता है, लिख रहे होता है पेन के थ्रू। सही सही सही, लॉग वो बुक एज अ, बना रहे होते अपनी बिल्कुल मैनुअल। लॉग बुक अपनी मैनुअल बना रहे होते हैं, तो उस केस के अंदर वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। क्लियर है? सही सही सही, और वो लॉग बुक आप 8 दिन तक यूज कर सकते हैं, इसके बाद आप यूज नहीं कर सकते बिल्कुल अकॉर्डिंग टू यूएस रेगुलेशंस। बिल्कुल। आपको फिर अगर किसी ठीक। पुलिस वाले ने पुल ओवर करके आपसे पूछ लिया कि अपनी लॉग बुक दिखाओ या ELD दिखाओ, तब आप बताते हो कि हम्म। मेरी ELD ख़राब है, वो बोलता है कितने दिन से ख़राब है, वो कहता है कि 8 दिन हो गए, तो कहता है 8 दिन का रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, तब आप दिखाते हो उसको पेपर लॉग्स वगैरह सारी चीज़ें, तब वो कहता है कि अब ये अगले दिन आप ट्रक नहीं चला सकते, इसको ठीक कराओ। अगर 7वें दिन भी होता है तो वो आपको बोलता है कि इसको ठीक क्यों नहीं कराया, तो आपको पुल ओवर करके वो आपको सीज कर देता है आपका ट्रक, ठीक है? जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोड पेज $3 a mile बट क्रॉसेस $200 वर्थ ऑफ टूल्स, हाउ डू यू कैलकुलेट द ट्रू रेट? एक लोड जो है वो $3 a mile पे कर रहा है, लेकिन उसकी ये लोड करने के लिए हमें $200 के टोल पे करना है, तो इसको किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे कि आपकी कॉस्टिंग भी निकल जाए और आपकी रेट पर माइल भी निकल जाए, जिसको हम रियल प्रॉफिट बोलते हैं? मन भाई टोटल जो अमाउंट वो पे कर रहा है ना, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल $1000 पे कर रहा है वो इस लोड के, तो सही। उसमें से हम जो अपनी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल 200 या 300 के टोल्स हैं, तो वो उसमें से माइनस करेंगे और फिर उसको लोडेड माइल से डिवाइड करेंगे, या लोडेड माइल प्लस डेड प्लस करके जो है उससे डिवाइड करेंगे, तो एक्चुअल हमारा जो है वो गुड। निकल आएगा कि हमें कितने डॉलर पर माइल मिल रहा है। एग्जैक्टली, दिस इज़ हाउ वी गोना डू दिस मैथ। तो ये इसी तरीके से होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। इसके बारे में मुझे कौन जवाब देगा? मैंने बड़ी डिस्कस तरीके से बताया था कि क्या सीन है।
भाई सवाल दोबारा कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होती है और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होती है? मोइन भाई, रिकोर्स फैक्टरिंग ये होती है। जी जी बताएं इरफान भाई। जो रिकोर्स फैक्टरिंग होती है, उसमें जो है ना, वो फैक्टरिंग कंपनी का रिस्क होता है। उन्होंने आपको पेमेंट करनी होती है, उसमें थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो हाई होती है। और नॉन रिकोर्स में परसेंटेज थोड़ी कम होती है, लेकिन उसमें फिर जो है ना वो पेमेंट आपकी रिस्क पे होती है। आपने उल्टा बता दिया। रिकोर्स के अंदर उल्टा रिस्क के बोल दी। ऊपर होती है और नॉन अच्छा, रिकोर्स के अंदर सॉरी, कंपनी, फैक्टरिंग कंपनी खुद रिस्क लेती है उस चीज़ का। नॉन नॉन रिकोर्स में, सही सही रिकोर्स सही। में बेसिकली अगर ब्रोकर नहीं पे करता तो कैरियर को पे करना पड़ता है, ऐसा ही है ना? कैरियर बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही ऐसे ही। हाँ ठीक। Good. A 600-mile trip start at 8 a.m. Can it be delivered the same day? एक लोड है जो कि 600 माइल्स की ट्रिप है टोटल, और वो सुबह 8 बजे स्टार्ट करता है, तो क्या वो सेम डे में डिलीवर कर पाएगा? ये भी मैंने बड़ा डिस्कस। मोइन ये भाई रिस्की होता है थोड़ा सा। जी जी मर्ज भाई। मोइन भाई 11 घंटे नॉर्मली जो है ट्रैवल कर सकता है कैरियर, जो है मूव कर सकता है। तो 600 माइल के लिए उसे तकरीबन 60 माइल्स पर आवर के हिसाब से जाना पड़ेगा, जो कि रिस्की होता है। ब्रेकेज का खतरा होता है, आपको खड्डे लग सकते हैं, रश का मामला होता है। तो बेहतर होता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप डिलीवर कर दें ताकि आप रिस्क ना लें। बिल्कुल एग्जैक्टली आप उससे कंफर्म करते हो कि कैन वी डिलीवर इट दिस थिंग, लाइक वी विल ट्राई आवर बेस्ट। अगर नहीं हो पाया तो फिर हम इसको क्या नेक्स्ट डे कर सकते हैं, ब्रोकर से ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं एज अ डिस्पैचर। ठीक है। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। व्हाट डज नेट 30 मीन? नेट 30 का क्या मतलब है, किसी को पता है? ये एक टर्म है डिस्पैच मोइन में। भाई ब्रोकर जो है 30 डेज बाद जो डॉक्यूमेंटेशन की रिसीविंग की एग्जैक्ट 30 डेज बाद पेमेंट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। गुड आंसर। व्हाट डज व्हाट इज़ द की कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट फॉर ट्रक एंटरिंग कैलिफोर्निया? ऐसी कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है जो आपको कैलिफोर्निया में एंटर करने से पहले ज़रूर देखनी होती है? मोइन भाई एमिशन जो है उसकी देखनी पड़ती है कि स्टैंडर्ड एमिशन जो रिपोर्ट है उसकी वो एमिशन स्टैंडर्ड के अंदर आ रही है या उससे बाहर जा रही है, वरना हैवी फाइन्स पड़ सकते हैं। वहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो फाइन लगा सकते हैं आपके ऊपर। एमिशन टेस्ट जैसे पाकिस्तान में होता है, जी बिल्कुल। उसका वो एक सर्टिफिकेट होता है, वो उनके पास होना चाहिए और वो अंडर द स्टैंडर्ड लिमिट होना चाहिए। एग्जैक्टली दिस इज हाउ वी गोना डू। और ऐसे कौन से ट्रक्स होते हैं जिनके लिए ये ज़रूरी होता रीफर के लिए ज़रूरी होता है। है? और रीफर का ही पता है। सेमी ट्रक्स के लिए बेसिकली ये ज़्यादा होता है, अच्छा, जैसे कि सारे सेमी ट्रक्स। हाँ सारे सेमी ट्रक्स जितने भी हैं जो ज़्यादा हॉल करते हैं, अराउंड 25,000 से ज़्यादा जो हॉल करते हैं वेट लोडेड, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसका ट्रक का अलग, लाइक 50+ जिसका ग्रॉस वेट होता है, जिसको हम GVR भी बोलते हैं, ग्राउंड वेट। तो वो उन सारे ट्रक्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। सबको क्लियर है? जी मन भाई क्लियर है। इस सर्टिफिकेट का नाम क्या होता है, किसी को पता है? मन भाई इस मुझे सर्टिफिकेट नहीं का नाम पता। पता है? इस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की कंप्लाइंस का नाम पता है? कार भी कंप्लेन। एग्जैक्टली काप कंप्लाइंस। PDF को दी हुई है, इतना तो मुझे आइडिया हो गया। वाई इज अंडरस्टैंडिंग फ्रेड जोन इम्पॉर्टेंट? फ्रेड जोन को समझना क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज फ्रेड जोन, कोई बताएगा मुझे? ताकि हमें पता चल सके कि कौन से ऐसे डेड एरियाज हैं जहाँ से लोड मिलना जो है ना वो मुश्किल होता है। इस वजह से इसको फेड जोन को समझना जरूरी होता है। कोई मिसाल दें मुझे। फॉर एग्जांपल जी इरफान भाई बोले। नहीं, मैं हमारे जी बता दें, कोई मसला मोइन भाई एक तो सबसे बड़ी जो डेड मार्केट है फ्लोरिडा ही है। तो अगर हम फ्लोरिडा। फ्लोरिडा अपने कैरियर को लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक डेड स्टेट है। ठीक है, और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी वहां से वापस निकलने के लिए। तो हमें फ्लोरिडा पता होना लेकिन, चाहिए।
कौन कौन से जोन्स जो हैं उधर फ्रेट अच्छा मिलता है, कौन कौन से जोन्स है जहाँ पे वो डेड स्टेट्स हैं, हमें बिल्कुल मार्केट का पूरा पता होगा तो हम अच्छे तरीके से रन कर सकेंगे अपने चलें, कैरियर आपने को ये तो भी। बता दिया कि फ्लोरिडा डेड स्टेट है, मुझे ये बताएंगे कौन कौन से स्पेसिफिक ट्रक्स के लिए वो डेड स्पेस है, डेड मार्केट है। मुझे भी ड्राई वैन को ऑल करता था मैं, उधर तो उसे तो नहीं लेके जाता था, मतलब ड्राई वैन के लिए तो है। और ठीक है, दूसरा? बाकी प्रोड्यूस सीजन में रीफर के लिए अच्छी है, और और बॉक्स ट्रक वगैरह के लिए डेड, बस इतना ही पता है मुझे। और अच्छे किसके लिए, मतलब नॉर्मल मार्केट सिचुएशन के, हाँ जाओ लोड मिल भी जाएगा वापस भी आ जाओगे, ऐसे में से फ्लैट कौन बेड सा? वगैरह, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी है ना वहाँ पे थोड़ी बहुत, तो बिल्कुल, मैं फ्लैट वही बेड के पूछना लिए चाह और रहा हूँ मिल कि जाए। देखो फ्लोरिडा की मार्केट कम्प्लीटली डेड नहीं है, जी अकॉर्डिंग टू योर ट्रक के वहाँ से किस किस्म का फ्रेट निकलता है जो आप हॉल करते हो, आपकी कमोडिटी के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन दैट। अगर आप स्प्रिंग सीजन में देखो तो आप ड्राइवर वहाँ पे इजीली ले जा सकते हो, रीफर ले जा सकते हो, बॉक्स ट्रक ले जा सकते हो, ठीक है। बाकी जी दूसरे जो ट्रक्स हैं वो आप साल के 12 महीने, क्योंकि देखो फ्लोरिडा के अंदर पोर्ट्स भी हैं, वहाँ पे फ्लैट बैट हॉट शॉट का भी ट्रक का काम होता है, हैवी मशीनरी स्टेप डैक वगैरह का भी इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। ऐसा नहीं है कि डेड मार्केट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कमोडिटी कि किस टाइम पे कौन सा लोड आप कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि किस स्टेट पे आप जा रहे हो। समझ आ गई बात? जी जी मंडी। होपफुली ये बात समझ में आ गई हो कि डेड मार्केट को किस तरीके से कंसीडर किया जाता है ट्रक टाइप के हिसाब से, अगर वहाँ पे मुन भाई, मशीनरी। जी जी। बेस्ट वे ये मार्केट एनालिसिस का डेट ही है ना हमारे पास, मार्केट कंडीशंस को देखें हम। तकरीबन। वैसे अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर जैसे मेरे डिस्पैचर हैं, हम्म, मैं हूँ, तो हम लोग को डीएटी की मार्केट जो फ्रेट जोन होती है उस पे नहीं चल रहे होते हैं सच के, मतलब उसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग लोड्स को देख के इस हिसाब से आइडिया लगा लेते हैं कि यार मार्केट गर्म है, और बाकी टाइम के हिसाब से हमें पता है ड्यूरेशन के किस टाइम पे क्या होता है। अब यहाँ पे जाना अच्छा होगा नहीं होगा, ट्राई हॉल मार रहे हैं तो यार स्प्रिंग सीजन है, व्हाट वी कैन डू, ड्राइवर को फ्लोरिडा भेजते हैं, फ्लोरिडा से साउथ कैरोलिना भेज देंगे, नहीं तो नॉर्थ कैरोलिना भेज देंगे, वहाँ से जॉर्जिया, जॉर्जिया से वापसी टेक्सास लेंगे, या फिर अगर शिकागो का ट्रक है तो वहाँ ले जाएंगे, या फिर अगर कैलिफोर्निया का है तो वहाँ ले जाएंगे। समझ गए बात? तो किस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। जी मन भाई, ये तो जिस तरह से आप लोग करते हैं वो तो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, जब बिल्कुल, आप हॉल एक्सपीरियंस कर ऐसे रहे ही होंगे आता है भाई, तो यही सारी चीज़ें जो मेन हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मैं वही हम्म, सिखा रहा हूँ जो ज़रूरी है। जी तो 1% डिस्पैचर बनना इजी नहीं होता, इन सब चीज़ों को मतलब ऑन एंड एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि लाइक मैं आप लोगों को 50% रेडी कर दिया, 50% अब आप लोग ऑन हैंड एक्सपीरियंस से होगे कि किस तरीके से उसको सीख के करते हो। अगर ये फिफ्टी इंशाल्लाह, परसेंट नहीं होगा तो आगे का 50% ऑन हैंड एक्सपीरियंस भी नहीं हो पाएगा। ऐसा ही है मन भाई, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, उम्मीद तो मुझे काफ़ी है आप लोगों से। बाकी एक सेकंड दिएगा ज़रा। मन भाई आप यकीन रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पूरा यकीन है मुझे आप लोगों पे। बाकी मैं तो बैठा हुआ हूँ आप लोगों के साथ, टेंशन किस बात की फिर। ट्रक इज गोइंग टू शिकागो टू डेनवर एट 3.5 miles. Is that a great rate? नहीं मन भाई ये ग्रेट रेट नहीं है, कल भी मैंने आपसे थोड़ा सा जब मैंने बोला था ना, आपने बोला था ये ग्रेट नहीं है, मैंने ही बोला था कि ग्रेट है। बिल्कुल। क्यों? रेट मन भाई इसका काम है क्योंकि डेनवर जो है ना वो हम्म। डेड स्टेट है और हमें खतरा है उसका वो जो ना बैकऑल का, तो एग्जैक्टली। इसी वजह से इसका रेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 4.5 से जो ना 4 से अबव होना चाहिए, 4.5 एग्जैक्टली, तक, 4 से अबव होना चाहिए 4.7 ताकि तक। हम लोग बैक हॉल को किसी ऐसे लोड के साथ बैलेंस कर सकें कि जिसमें हमें लॉस नहीं हो, और विन विन सिचुएशन वाली कहानी हो कि हम वहाँ से निकल भी गए और हमने अच्छे रेट पे लोड भी कर लिया। आ गई समझ? जी मन भाई। अब एक लोड है जो कि $2.5 पे कर रहा है फॉर 400 माइल्स, और लोड बी है जो कि $3 पर माइल पे कर रहा है फॉर 250 माइल्स। दोनों में से कौन सा बेटर होगा? एक लोड है जो कि $2.5 पे कर रहा है 400 माइल्स के लिए, और एक लोड है जो $3 अ माइल पे कर रहा है 250 माइल्स के लिए। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर होगा, $2.5 वाला या फिर $3 वाला? मोइन भाई, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि हम ग्रॉस कितना बना रहे हैं पर डे पे ना। फॉर एग्जांपल हमारा कैरियर वो कहता है भाई मुझे 1000-1200 पर डे ग्रॉस चाहिए, चाहिए, तो बिल्कुल। फिर तो हम जाएंगे जो 2.5 पे कर रहा है 400 माइल्स के लिए,
क्योंकि वो $1000 बना देगा, बिल्कुल बना ठीक है। देगा। और और अगर वो कहता है कि ठीक है हम ऐसी कोई हमारे पास है कि ब्रोकर 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे में हम ये कर सकते हैं, या स्ट्रेट हम डिलीवर कर सकते हैं, तो ये डिलीवर करके हम दूसरा लोड अगर उठा सकते हैं, तो फिर हम $3 उस केस के अंदर 250 हम माइल्स के तीन, लिए। हाँ बिल्कुल, उस केस के अंदर हम $3 माइल वाला लोड कर सकते हैं, क्योंकि वो OTR में आता है। ज़्यादा इतना सच वो नहीं है कि उसको हम ड्राई एज कंसीडर करें, तो इसको हम एज 250 माइल्स वाला ही कंसीडर करेंगे इस केस के अंदर कि हमने कोई लोड करा और लेट नाइट पिकअप और लेट नाइट डिलीवरी वाला केस है। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। अगर डे स्टार्टिंग पर है तो फिर आपके लिए प्रेफरेबल ये होगा कि आप 400 माइल्स वाला 2.5 पे करो, क्योंकि आपकी रेवेन्यू जो पर डे की एक्सपेक्टेड है वो उस पर कवर हो जाएगी। गॉट इट? जी। गुड। द ट्रक इज, सॉरी हो गया। हाउ डू यू कॉल, हाँ ये भी हो गया, इसको छोड़ दो। व्हाट इज़ अ स्प्लिट स्लीपर बर्थ रूल? कोई मुझे बताएगा स्प्लिट स्लीपर बर्थ रूल के बारे में, किसी ने अगर रिसर्च की हो तो? जी, स्लीपर्स जो होते हैं साथ, जो OTR पे ज़्यादातर चल रहे होते हैं, उनके स्लीपर जो हैं उसी उनके पावर ओनली में ही होते हैं। तो उनके क्या कहते हैं, रेगुलेशन है कि 8 घंटे उन्होंने ड्राइव करना है, फिर 2 घंटे का रेस्ट लेना है। बिल्कुल। तो ये रूल होता है उनका कि वो 8 घंटे ड्राइव करें, फिर 2 घंटे रेस्ट करें, फिर उसके बाद जो है अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। कंप्लीट करें। एग्जैक्टली, दिस इज हाउ वी गोना डू। और दूसरा, इज इट अ फ्लोरिडा, इज फ्लोरिडा अ गुड डेस्टिनेशन इन जुलाई? क्या फ्लोरिडा नहीं जाना भाई, जुलाई में बेहतर होगा? नहीं मोइन भाई, ये पहले भी कर लिया सवाल। कर तो लिया, मुझे जवाब दे, मैंने कुछ और भी समझाया। अच्छा अच्छा। इज फ्लोरिडा अ गुड डेस्टिनेशन इन जुलाई? दें जवाब दें, मैंने अभी तो बताया कुछ टाइम पहले थोड़ा सा नहीं नहीं फ्लोरिडा मोइन की भाई, मार्केट के नहीं बारे में। नहीं भाई, ये जुलाई में फ्लोरिडा जो है ना वो बेस्ट नहीं है। क्योंकि प्रोड्यूस भी नहीं होता है उस टाइम, हम्म। अब तो इस वजह से। डिपेंडिंग ऑन द थिंग कि आप कमोडिटी क्या होल्ड करते हो। अगर आपका ट्रक कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला है, बिल्डिंग मटेरियल वाला है, या फिर आप पोर्ट लोड कर सकते हो, तो यू कैन गो देयर। इट्स नॉट दैट मच बैड कि आपको लोड ना मिले। लेकिन अगर आप ड्राइव एंड बॉक्स ट्रक या रीफर की केस में आ जाते हो, तो इस केस में आप वहाँ जाके अटक जाओगे, डिपेंडिंग ऑन द इक्विपमेंट यू आर रनिंग। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है देखना। अब मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए इस तरीके से डिज़ाइन किया था ताकि मैं आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन कर सकूं कि यार ये क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से होगा। अब इसके अंदर तो लिखा हुआ है कि जुलाई में जाना अच्छा नहीं है, वो कौन से ट्रक के लिए है वो ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो। आ गई समझ? जी मोइन भाई, ये एक एक सवाल को ना मैंने खुद अपने हाथ से लिख के बनाया है, सारी चीज़ें पता है आपको, भाई कंप्लीटली। इतनी मेहनत करें आप हमारे लिए, उसके लिए जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह रिस्पांस भी आपको अच्छा आएगा अपने स्टूडेंट से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूसरा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप करते हैं। ब्रोकर आस्क फॉर NOA बट योर कैरियर इज़ नॉन फैक्टरेबल, इसका क्या मतलब होगा? क्या मतलब इसका सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है यहाँ पे? इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा, क्या करा जाएगा द डिस्पैचर परस्पेक्टिव? मोइन भाई, ये सवाल भी हो गया। इसका ये बताया था कि NOA अगर वो मांग रहा है और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो फैक्टरिंग। ये जी फैक्टरिंग नहीं है, तो आप उससे क्या कहते हैं, कैरियर को भी इस रिस्क का पता होता है। तो ब्रोकर को या तो 50-50 पे कोशिश करें मनाने की। अगर तो नहीं आ सकता तो फिर आपको कैरियर को बता दें सारा कि यार इस तरह है, आपको भी इस रिस्क का पता है क्योंकि आप फैक्टरेबल नहीं है, आपने गुड। फैक्टरिंग नहीं कराई हुई। तो बिल्कुल। मैं शुड आई मूव दिस लोड और नॉट? अगर कैरियर बिल्कुल। ओके करता है तो फिर वो जो ब्रोकर की टर्म्स हैं वो 21 डेज बाद पे करता है या 90 डेज बाद या जितने भी, तो वो फिर आपको तभी पे मिलेगी। एग्जैक्टली, दिस इज़ हाउ वी गोना डू। और इसके साथ साथ हमारी इंटरमीडिएट डिस्पैच की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है इन सारे सवालों के साथ। और आप लोगों को बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने ये गाइड कंप्लीट कर ली। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए जो भी ये लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, और इसके साथ साथ अब नेक्स्ट हमारा मूव ये होगा कि हम लोग अब डिस्पैच 1% की तरफ मूव ऑन करें। तो वो थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए समझें कि हेल्पफुल होगी। और वो डिस्पैच की ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल होंगे कि यार आपको पता होगा कि आपको नेक्स्ट मूव क्या लेना है किसी भी सिचुएशन के अंदर इंशाल्लाह। तो होपफुली अभी तक इंशाल्लाह। जितना हमने सीखा, थोड़ा सा फीडबैक अपना शेयर करें कि आप लोगों ने ये जो बेसिक ट्रेनिंग थी और इंटरमीडिएट ट्रेनिंग जो अभी आप लोगों ने कंप्लीट की है,
इसके अंदर आप लोगों ने कितनी कोई चीज़ें सीखी हैं और कितना आपको इससे फ़ायदा हुआ और कितनी चीज़ आपको ऑलरेडी पता थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपना फीडबैक शेयर करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सेशन को एंड करते हैं। मन भाई बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी चीज़ें पता नहीं थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनका बस कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपने एलाबोरेट करके उसे एक्सप्लेन करके और ज़्यादा बेहतर कर दिया हमारे कॉन्सेप्ट्स। तो अब यही है इंशाल्लाह 1% तो हो गया है। आगे आपके साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह 100% भी हो जाएंगे, अल्लाह ने नहीं, चाहा तो। 1% डिस्पैच का मतलब होता है कि आप लोग सिंपली वो डिस्पैचिंग फील्ड के अंदर वो 1% डिस्पैचर हो जिनको सब पता है और वो कर सकते हैं डिस्पैचिंग विदाउट एनी हैसल। अच्छा अच्छा, फिर तो हम बड़े लकी बंदे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी अहमद भाई, राना भाई, राना इरफान भाई, सालिहा, व्हाट्स योर। जी भाई बिल्कुल, डिस्पैचिंग के बारे में नहीं पता था। आपने जो सिखाया है उससे जो है ना वो सारी चीज़ें मुझे तो पता चली हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है ना वो यूट्यूब में या दूसरे लर्निंग के जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे मिली थी। लेकिन ये तो बहुत डीपली और हर चीज़ जो है उसके बारे में आपने बताया, और बार-बार क्वेश्चनिंग करने से और हमारा उसको पीडीएफ को पढ़ने से अच्छी तरह से इसके जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और माइंड में ये चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं कि डिस्पैचिंग कैसे होती है और किस सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल करना है। एग्जैक्टली वो दिस आपकी इज। बड़ी एफर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह ताला यू आर आपको जज़ा दे। वेलकम। इंशाल्लाह बस दुआ करें अपने भाई के लिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला और मज़ीद कामयाबी दे और आप लोगों को भी अल्लाह ताला कामयाब करे आपके मकसद में जिस लिए आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और सारी चीज़ें आपके साथ में। और आमीन। आमीन आमीन। और बाकी इंशाल्लाह ये सेशन आफ्टर दिस, ये सेशन एंड हो जाता है तो उसकी थोड़ी देर बाद वीडियो के ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। इफ़ यू मिस समथिंग यू कैन गो एंड वॉच देयर एज वेल। और चाहे थोड़ा बहुत भाई के चैनल को सपोर्ट कर दिया करें, सब्सक्राइब करके सारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें, ताकि थोड़े मोटिवेशन वहाँ से भी मिले कि हाँ भाई गेम उठ रही है यहाँ भी, क्योंकि क्यों लिंक्डइन नहीं में। मन भाई, क्यों नहीं, जरूर उठेगी। इंशाल्लाह भाई, जो ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस इसके बाद ग्रुप में फ़ौरन ये शेयर वीडियो करते ग्रुप के हैं। ऊपर आ जाएगी। और दूसरा लिंक्डइन पे तो आपके भाई ने तबाही मचाई हुई है, उसके साथ साथ खैर वहाँ तो अल्लाह का शुक्र है बहुत सॉलिड गेम है, वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया बंदा के मैं अंदर। देख रहा हूँ मैं भी गेम एक तो ऊपर जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सबसे ऊपर आ रही होती है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे पोस्टर, मेरे जितने भी पोस्ट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी सपोर्ट वहाँ से मिल रही है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए एज वेल। थोड़ी यूट्यूब से भी होगी तो ये होगा कि लोकली जो हमारा डोमेस्टिक सप्लाई है और सारी चीज़ें उसके अंदर भी थोड़ा बहुत वो सारी चीज़ें हो सके। चलें फिर आज का सेशन एंड करते हैं, और बाकी आप लोगों को काफ़ी मुबारकबाद इस चीज़ की कि आप लोगों ने इतने सेशंस ज्वाइन करके अपनी इतनी लर्निंग कंप्लीट कर ली है। और इंशाल्लाह होपफुली इसके साथ साथ आगे वाले सेशंस के अंदर भी सेम एनर्जी के साथ इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को कवर अप करेंगे। और इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कल फिर इंशाल्लाह सेशन में मुलाकात होती है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 10 बजे के अराउंड स्टार्ट करूँ। ये थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन एज सच इतना नहीं है कि बस थोड़ा बहुत खाने पीने का टाइम होता है तो इसलिए बस उसको कर लेता हूँ मैं मैनेज, उसका इशू नहीं है। बाकी आप लोग अब दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखें अपना। जी और जरूर। ग्रुप में इंशाल्लाह मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ कम्प्लीटली ऑल 50 ठीक है भाई। क्वेश्चंस। और फिर कल इंशाल्लाह कल के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर होकर आना है। थोड़ी सी स्नीक पीक भी दूंगा मैं कल के 1% डिस्पैचिंग के लिए कि क्या क्या ज़रूरी हैं। तो उसके लिए तकरीबन 1% डिस्पैचिंग के अंदर हमारा तकरीबन कोई 100 क्वेश्चन होंगे। अभी तक हम लोगों ने अराउंड लाइक 75 क्वेश्चंस कवर करे, तो वो इंशाल्लाह चार, मैं कोशिश करूँगा कि मैं 4 से 5 सेशंस के अंदर वो भी निपटा दूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएंगे और काफ़ी टाइम लगेगा उसके ऊपर। तो ये है कि अगर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आप लोगों के भी दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, और इसके साथ साथ थोड़ा लेवरेज मुझे भी मिल जाएगा कि यार एफर्ट के साथ साथ सारी चीज़ें वन बाय वन जा रही होंगी। तो इंशाल्लाह फिर मोइन अपना भाई, ख्याल। जी जी। मोइन भाई, जो आपने लास्ट पीडीएफ शेयर किया इसमें तो 45 तक क्वेश्चन है, तो आपने 45 46 47 भी किए थे। आज मैंने 50 कंप्लीट कर दिया ना सारे, और क्यूएनए भी कर दिया, तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको फाइनल पीडीएफ मिल जाएगी उसकी, और उसके साथ अच्छा, साथ रिकॉर्डिंग सेशन भी मिल जाएगा। ठीक होगा मोइन भाई, ठीक थैंक है। यू। चलो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है कल के लाइव सेशन में। और बाकी फीडबैक वगैरह ग्रुप के ऊपर दे दिया करें थोड़ा बहुत। और जी मालिक जी भाई मोइन थोड़ा भाई। सा मुझे उसका बताइएगा जो कैरियर मैंने आपके साथ शेयर किया है उसकी क्या रिपोर्ट है।